हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लिमिजिनेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 7 जो पार्ट बी हमने आपको कंप्लीट कराया है उसके कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट बी में यूनिट 7 के पार्ट बी में मूल्यांकन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आज हम उनकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये आया हुआ है दिसंबर का क्वेश्चन है, ये 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। सेमेस्टर के अंत में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम का मूल्यांकन करना चाहता है। इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन विधि को उपयुक्त माना जाएगा? तो सबसे पहले हमने आपको जो मूल्यांकन दो प्रकार के पढ़ाए थे, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव का मतलब होता है आपका जो निर्माणात्मक मूल्यांकन जिसको कहते हैं, या जो क्लास में चलता रहता है, बराबर क्लास टेस्ट हो जाते हैं, टीचर कुछ क्रियात्मक टेस्ट करवा लेता है, कुछ एक्टिविटी टेस्ट हो जाते हैं, जिससे जो टीचर होता है छात्र का मूल्यांकन करता है और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करता है, जो भी समस्याएं होती हैं। तो ये होता है पाठ्यक्रम की समयावधि के टाइम पे। ठीक है, हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जो पाठ्य वस्तु होती है, पूरी कंप्लीट नहीं होती, मतलब जब हमारा पाठ्यक्रम चल रहा होता है, पढ़ाई हमारी क्लास में चल रही होती है, तब होता है। और अंत में जो मूल्यांकन होता है वो हमारा संकलनात्मक होता है, यानी सम्मेटिव होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सेमेस्टर के अंत में, जब सेमेस्टर के अंत में मूल्यांकन किया जा रहा है तो केवल आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर बीच में किया जा रहा है, मूल्यांकन कक्षा के मध्य में हो रहा है, क्लास में हो रहा है और अध्यापक कर रहा है, तो आपका निर्माणात्मक या फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, और यदि अंत में हो रहा है तो हमेशा संकलनात्मक या योगात्मक या सम्मेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन देख लीजिए। सेमेस्टर के अंत में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम का मूल्यांकन करना चाहता है, मतलब सबसे लास्ट में, जब आपका क्लास पूरा जब आपका जो सिलेबस है, जो पाठ्य वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी क्लास में एडमिशन लिया और आपका पूरा कोर्स खत्म हो गया, सबसे लास्ट में जब आप एग्जाम दे देते हैं, ये तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन विधि को उपयुक्त माना जाएगा? तो इसके लिए सबसे जो बेटर होगा वो संकलनात्मक होगा, जिसको कहते हैं सम्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जुलाई 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या अंतर्निहित है? यदि निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन की इवैल्यूएशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये हमारा पढ़ाई के बीच में और क्लास के बीच में एवेल्यूएशन होता है, कभी भी अंत में नहीं होता है। ठीक है, जिस टाइम पे हमारी जो एजुकेशन की, जो पढ़ाई की पाठ्य वस्तु की समयावधि चल रही होती है, कोर्स चल रहा होता है, जब हमारा ये एवेल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बेंचमार्किंग प्रदत्तों को अनिवार्य माना जाना चाहिए, अंतिम चरणों में अधिगम का आकलन किया जाना चाहिए, तो दूसरा तो बिल्कुल गलत होगा। अधिगम का सतत प्रबंधन और अनुश्रवण होना चाहिए, अधिगम परिणाम की दृष्टि से छात्रों को ग्रेड प्रदान करने पर बल दिया जाता है। तो डी ऑप्शन आपको पता होगा कि हमेशा संकलनात्मक यानी सम्मेटिव मूल्यांकन में हम ग्रेड देते हैं, डिग्री देते हैं या कोई क्रेडिट देते हैं बच्चे को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है कि बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका निदान करते हैं, या हमने बच्चों को सिखाया, बच्चों ने कितना सीखा, और जो नहीं सीख पाए उसके लिए हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों की सीखने से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको दूर किया जाता है, जिससे बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा, अधिगम का सतत प्रबंधन और अनुश्रवण होना चाहिए, मतलब जो लर्निंग हो उसमें बराबर हम अच्छे से उस पर ध्यान दें और जो भी कमियां हों उनको दूर करें। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा इसका सी। ठीक है, यानी तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नवंबर 2017 का, ये आपके सामने है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में होता है। तो देखो ये भी वही उसी की बात कर रहे हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। ठीक है, क्लास के बीच में चल रहा जो एक टाइमिंग होती है कोर्स पूरा करने की, ठीक है, तो उसके बीच में कोर्स यानी समाप्त नहीं हुआ होता है, अंतिम मूल्यांकन नहीं होता है, ये बीच बीच में होते रहते हैं। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन में होता है। परीक्षाएं शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित होती हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें शैक्षणिक सत्र के बीच में परीक्षाएं होती हैं, अंत में
सम्मेटिव में होती हैं यानी संकलनात्मक में होती हैं। अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन दोनों आंतरिक प्रवाह परीक्षाओं द्वारा होता है। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, अतः इसे निरंतरता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चौथा है सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए तो हो नहीं सकता। अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन दोनों आंतरिक प्रवाह परीक्षाओं द्वारा होता है, तो ये कोई वो नहीं है। इसके बाद मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर आधारित होता है, अतः इसे निरंतरता के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी होगा कि मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर आधारित होगा और इसे निरंतरता के आधार पर किया जाता है, एक टाइमिंग के आधार पर किया जाता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है, कभी भी लास्ट में नहीं होता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आया? ठीक है, देखिए इसी से लेके हम सारे क्वेश्चन आपके करा रहे हैं। अगला है जुलाई 2017 का आया हुआ योगात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपके सम्मेटिव वैल्यूएशन की हो रही है। संकलनात्मक इसी को योगात्मक बोलते हैं, इसी को संकलनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं और इंग्लिश में सम्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग ये नहीं होगा। गृह कार्य द्वारा अधिगम का अनुश्रवण। ठीक है, सी आवधिक परीक्षण छात्रों का साप्ताहिक स्तर निर्धारण। ठीक है, तो अब इसमें देखो दैनिक प्रश्नोत्तरियों का प्रयोग, तो ये आपका किस में आ जाएगा? फॉर्मेटिव में आ जाएगा। गृह कार्य द्वारा अधिगम का अनुश्रवण, तो ये भी आपका फॉर्मेटिव में आ जाएगा। आवधिक परीक्षण, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और छात्रों का साप्ताहिक स्तर निर्धारण, तो जो डी ऑप्शन होगा ये भी आपका फॉर्मेटिव में आएगा। तो इसमें सी हो जाएगा आपका आवधिक परीक्षण। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कभी कभी हमें क्वेश्चन के हिसाब से भी लगाना पड़ता है। ठीक है, आवधिक परीक्षण इसमें जो एक अवधि में जो टेस्ट लिया जाता है उसको हम लास्ट में जो अंत में, ठीक है, अब एक अवधि के बाद जो टेस्ट होता है, जो आपका मूल्यांकन होता है, उसकी बात हो रही। तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संकलनात्मक मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका जुलाई 2016 में आया हुआ है। संकलनात्मक यानी सम्मेटिव मूल्यांकन, तो जो अंत में होता है। वर्ष के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्तांकों का योग वर्ष के अंत में। ठीक है, वर्ष के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्तांकों का योग, तो ये आपका संकलनात्मक मूल्यांकन ये सही है। वर्ष के अंत में प्राप्तांक, ये भी ठीक है। एक परीक्षण में समस्त कक्षा द्वारा प्राप्तांकों का योग, ये ठीक है। सेमेस्टर के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्तांकों का योग, तो इसमें देखिए लगभग जो आपके ऑप्शन है ये सारे एक से लग रहे हैं। तो इसमें अब आपको ये चूज़ करना है कि जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। तो वर्ष के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्तांकों का योग, तो वर्ष के दौरान की बात अगर की जा रही है, मतलब जब हमारा सेशन चल रहा है और जब यदि परीक्षण लिए जा रहे हैं, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो ये आपका हमारा फॉर्मेटिव होगा। ठीक है, वर्ष के अंत में प्राप्तांक, तो ये आपका सीधा है कि आपका संकलनात्मक परीक्षण होगा। एक परीक्षण में समस्त कक्षा द्वारा प्राप्तांकों का योग, तो ये कोई फॉर्मेटिव या समेटिव का वो नहीं है। सेमेस्टर के दौरान सभी परीक्षणों में प्राप्तांक का योग, तो सेमेस्टर के दौरान की बात की जा रही है, तो ये भी आपका फॉर्मेटिव की बात हो रहा है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन एकदम से सही होगा। ठीक है, यानी कि वर्ष के अंत में प्राप्तांकों का योग। ठीक है, देखिए फिर से आपका जो क्वेश्चन है दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। संकलनात्मक मूल्यांकन में से निहितार्थ है। संकलनात्मक मूल्यांकन से निहितार्थ है शिक्षण अधिगम अंतरक्रियाओं के दौरान निष्पत्ति का आकलन। शिक्षण अधिगम अंतरक्रियाओं के दौरान निष्पत्ति का आकलन, तो देखिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए तो आपका ऑप्शन यहीं क्लियर हो जाएगा। तो ये पहला नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मेटिव की बात कर रहा है आपका। ठीक है, ये संकलनात्मक की बात नहीं कर रहा है, ये निर्माणात्मक की बात कर रहा है। अगला होगा प्रारंभिक उपलब्धि के स्तर को जानना, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। प्रारंभिक उपलब्धि के स्तर को तो हम फॉर्मेटिव में जानते हैं, समेटिव में नहीं जानते हैं। अभिप्रेरणात्मक उद्देश्यों हेतु अधिगम निष्पत्ति का आकलन, अभिप्रेरणात्मक उद्देश्यों हेतु अधिगम निष्पत्ति का आकलन, तो ये भी नहीं होगा। अकादमीय सत्र के अंत में निष्पत्ति स्तर का सुनिश्चितीकरण, देखिए सभी क्वेश्चन में वही बात हो रही है लगभग, तो इसमें भी आपका जो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
अकादमीय सत्र के अंत में निष्पत्ति स्तर का सुनिश्चितीकरण। ठीक है, अंत में बात। ठीक है, अगर दौरान की बात की जाए तो आपका होगा फॉर्मेटिव, और अंत में बात की जाए तो समेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या का मूल उद्देश्य है। ठीक है, शिक्षा में मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या का मूल उद्देश्य है अधिगमकर्ता की क्षमताओं का आकलन। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, इससे भी ये भी पता करते हैं। अधिगमकर्ताओं के भावी कैरियर की रूपरेखा बनाना, तो ये भी होता है। हम शिक्षा में मूल्यांकन परिणामों का जो उद्देश्य होता है ये भी होता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्कूल की प्रगति दर्शाने हेतु प्रतिवेदन तैयार करना। तो अब देखिए इसमें ये जो 3 ऑप्शन है ये लगभग सेम है। अब जिस A, B, C, अब 3 ऑप्शन में आपको ये चूज़ करना है कि फाइनल जो आपका 100% जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। अधिगमकर्ता की क्षमताओं का आकलन, तो ये तो होता ही है शिक्षा में। अधिगमकर्ताओं के भावी कैरियर की रूपरेखा बनाना, तो ये भी किया जाता है शिक्षा मूल्यांकन के अंतर्गत। शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन, तो ये जो C ऑप्शन होगा इसमें फाइनल होगा, क्योंकि A और B इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। किस जो शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन। ठीक है, जो भी हम शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं वो कैसे हैं, उसके द्वारा हम शिक्षा में मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या करते हैं। जो मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो हमारी शिक्षा है उनकी प्रभावशीलता का आकलन करना, कि बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं वो कितना बेटर वो सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C होगा। ठीक है, इसमें जिसका राइट ऑप्शन होगा वो C होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संकलनीय मूल्यांकन के मुख्य दोष हैं। ठीक है, देखो आपको हमने पढ़ाया है योगात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन और आपका निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो आप बता सकते हैं यह विस्मृति को प्रसारित करता है, यह रट कर सीखने को बढ़ावा देता है, यह अधिगमकर्ता को पूरे वर्ष के दौरान अधिगम क्रिया में नहीं लगाता है, यह वर्ष के अंत में परीक्षा पर बल देने को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो यह रट कर सीखने को बढ़ावा देता है, यह अधिगमकर्ता को पूरे वर्ष के दौरान अधिगम क्रिया में नहीं लगाता है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसमें हमारा जो मूल्यांकन होता है, जो कोर्स होता है वो हमें अंत में होता है, मतलब हमें पूरे कोर्स को हम रटते रहते हैं, इसके बाद अंत में उसका मूल्यांकन होता है कि हमने अपने कोर्स को कितना अच्छे से हमने सीख पाए हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये रटकर सीखने को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें जो मूल्यांकन होता है वो हमारी केवल और केवल पाठ्य वस्तु का होता है, कि हमने पाठ्य वस्तु में कितना सीख लिया, हमारी पाठ्य वस्तु हम कितनी पूरी कर पाए हैं, कितनी आत्मसात कर पाए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा कि यह रटकर सीखने को बढ़ावा देता है, दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीचे, शैक्षिक मूल्यांकन को परिभाषित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। शैक्षिक मूल्यांकन, अभी हमने आपको जो पेडागोजी यूनिट 7 के पार्ट B में पढ़ाया उसमें हमने आपको मूल्यांकन एवेल्यूएशन ही पढ़ाया है। ठीक है, तो शैक्षिक मूल्यांकन आप बता सकते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि शैक्षिक लक्ष्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि शैक्षिक मूल्यांकन में हम यही तो करते हैं कि जिसके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि जो शैक्षिक लक्ष्यों को हम कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं, जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य था वो हमने कहाँ तक पूरा किया है। ठीक है, फिर भी सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ए आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड पढ़ते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण और विद्यार्थी दोनों की ओर निर्दिष्ट है, तो ये भी ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन के द्वारा सफल असफल विद्यार्थियों के बारे में निर्णय किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है भाई, ये हमको मालूम चलता है कि कितने सफल हुए कितने असफल हुए।
शैक्षिक मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थियों की योग्यता को मापा और निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये भी ठीक है, ठीक है। इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा होगा? बेस्ट ऑप्शन इसमें ए होगा कि शैक्षिक मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर यह आकलन किया जाता है कि शैक्षिक लक्ष्यों को हम कहाँ तक प्राप्त कर पाए हैं या कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जून 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत आकलन से संबंधित नहीं है, ठीक है। अध्यापक विषय सामग्री, कौशलों, मूल्यों, अभिवृत्तियों इत्यादि का मूल्यांकन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत आकलन से संबंधित नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये बात कर रहा है सतत आकलन का मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है, कि सतत आकलन से संबंधित नहीं है, ठीक है। अध्यापक विषय सामग्री, कौशलों, मूल्यों, अभिवृत्तियों इत्यादि का मूल्यांकन करता है। अध्यापक आंतरिक परीक्षणों के जरिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन अंत में करता है। अध्यापक प्रत्येक परीक्षण के बाद समय समय पर और अंत में भी परीक्षण करता है। अध्यापक विद्यार्थियों को नियमित रूप से प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तो इसमें ये जो तीन ऑप्शन हैं, ए सी डी, तीन ऑप्शन आपके निर्माणात्मक मूल्यांकन के हैं, यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन के हैं। तो ये कह रहा है कि कौन सा सतत आकलन से संबंधित नहीं है, मतलब कि निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ए सी डी ये तो निर्माणात्मक मूल्यांकन के ही हैं। तो इसमें बी जो ऑप्शन है, अध्यापक आंतरिक परीक्षणों के जरिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन अंत में करता है, तो इसका मतलब है ये सम्मेटिव मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, तभी हम इसमें वो कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, विमर्शी चिंतन स्तर का शिक्षण अवबोध स्तर के शिक्षण के किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। ये भी आप पढ़ चुके हैं, पेडागोजी में भी पढ़ा था आपने, जो पार्ट ए में आपका ये स्तर दिए हुए हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, ठीक है। तो ये आपके पार्ट ए में दिए हुए हैं और पार्ट बी में ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, करा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि विमर्शी चिंतन स्तर, ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अवबोध स्तर के शिक्षण के किस प्रकार अलग है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किस प्रकार से अलग है। तथ्यों और सूचनाओं पर मजबूत पकड़ विकसित करने के आधार पर, तो विमर्शी चिंतन स्तर को हम देख रहे हैं, यहाँ पर विमर्शी चिंतन स्तर की बात कर रही है, ठीक है। तो तथ्यों तथा सूचनाओं पर मजबूत पकड़ कर विकसित करने के आधार पर, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये आपका स्मृति स्तर का पॉइंट है, ठीक है, यानी मेमोरी लेवल का है। समीक्षात्मक अवबोध एवं अंतःक्रिया के स्तर को समुन्नत बनाकर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि समीक्षात्मक अवबोध, यहाँ पर हमारा जो लेवल होता है, यहाँ पर समीक्षात्मक, आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन पर बल दिया जाता है, अंतःक्रिया के स्तर को समुन्नत बनाकर, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्रियों के उपयोग में प्रभाव बढ़ाकर, शिक्षण विद्यार्थी अंतर्भावता के आधार पर, तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये कह रहा है कि विमर्शी चिंतन स्तर का शिक्षण अवबोध स्तर के शिक्षण के किस प्रकार अलग है। तो अवबोध स्तर में जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है, यहाँ पर हम पाठ्य वस्तु की बात करते हैं, ठीक है। केवल पाठ्य वस्तु पर क्या होना चाहिए कि हमारी मजबूत पकड़ होनी चाहिए, और पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल देता है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पाठ्य वस्तु को पढ़ सकें, रट सकें, तो वो पूरा करें। लेकिन विमर्शी चिंतन स्तर में क्या होता है कि समीक्षात्मक अवबोध और अंतःक्रिया के स्तर को समुन्नत बनाया जाता है। व्यक्ति आलोचनात्मक चिंतन करता है, सृजनात्मक चिंतन करता है, जिससे अपनी खुद की समस्याओं का समाधान करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं, दिसंबर 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। संकलनात्मक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य यह जानना है कि अधिगमकर्ताओं ने सभी मध्यावधि परीक्षणों को पास कर लिया है, वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, सभी परीक्षण और प्रदत्त कार्य पूरे कर लिए हैं, पूरे पाठ्यक्रम में उपस्थिति दर्शाइए, ठीक है। तो 14वें का आपका क्या होगा, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि जो हम अंत में
पूरे पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन कर रहे हैं, पाठ्य वस्तु विद्यार्थी का, छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये देखते हैं कि जो हमने सोचा था, ठीक है, अधिगम परिणाम उसके आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है, कैसे आए हैं, एक नॉर्मल आए हैं कि कम आए हैं, बच्चा पास हुआ है या फेल हुआ है, ठीक है। तो सभी मध्यावधि परीक्षणों को पास कर लिया है तो ये तो ठीक है, लेकिन संकलनात्मक परीक्षण में हम मूल देखते हैं उसके आउटकम, उसके परिणाम क्या आए हैं, ठीक है। वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं तो बी आपका सही होगा, वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं कि जो को आना चाहिए, जो एक पाठ्य वस्तु जब हम कोर्स लेते हैं, कोई कोर्स करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने पे आप पास माने जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो जो संकलनात्मक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, सभी परीक्षण और प्रदत्त कार्य पूरे कर लिए हैं, तो इसको हम इसमें नहीं रखेंगे, ये आपका उसमें आ जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन में, और पूरे पाठ्यक्रम में उपस्थिति दर्शाई गई है तो इसको भी हम अंत में नहीं देखते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक है, वांछित अधिगम परिणाम प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, देखिए अगला एक और इसमें है, प्रभावी रचनात्मक मूल्यांकन हेतु कौन सी नीति प्रासंगिक होती है। प्रभावी रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, यानी प्रभावी जो रचनात्मक यानी प्रभावी अच्छी जो अच्छा एवेल्यूशन होता है, अच्छा क्रिएटिव एवेल्यूशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी नीति प्रभावी होती है, तो ये बात कर रहा है। तो ये देखिए जब तक आपको ये एवेल्यूशन पढ़े नहीं होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। प्रतीक्षा करो और देखो की नीति, प्रभावी देखो की नीति, पूर्णत्व की नीति, अधिगम उपलब्धि के उपयोग और आकलन की नीति। तो यहाँ पर एजुकेशन की बात की जा रही है, पढ़ाई की बात की जा रही है, टीचिंग लर्निंग की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा कि अधिगम उपलब्धि के उपयोग और आकलन की नीति, ठीक है। जो हमने सीखा है, जो हमारे पास उपलब्धि है, हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है। अब आप खुद बता सकते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या होता है। विषय वस्तु के मूल्यांकन का बोझ कम करना, सतत मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों ने किस हद तक सीखा है उसका मूल्यांकन करना। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है क्रिएटिव एवेल्यूएशन, ठीक है। जो ज्ञान हम ले रहे हैं, जो ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं, उसको जब हम अपने खुद के ज्ञान से, अपने विचारों से जोड़ते हैं तब फिर वो ज्ञान कैसा होता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों ने किस हद तक सीखा है उसका मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देना। तो क्रिएटिव एवेल्यूएशन यही होता है, जो क्रिएटिव लर्निंग होती है यही होती है कि बच्चे और अधिक कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव लर्निंग में क्या होता है, बच्चे और सीखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं, नए नए तरीक़ों से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होगा विद्यार्थियों को और अधिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देना होता है कि बच्चे और अधिक नया नया ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किस में होता है, क्रिएटिव वैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन में। इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और है आपके सामने, अध्यापक प्रायः पाठ पढ़ाने के दौरान और उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है, ठीक है। अध्यापक पाठ पढ़ाता है और पाठ पढ़ाने के दौरान और बाद में विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है, पाठ पढ़ाने के दौरान या उसके तत्काल बाद विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है ताकि उनके अधिगम का मूल्यांकन किया जा सके और उसके अनुसार अगला पाठ पढ़ाया जा सके। यह किस में होगा, जब ये आपका क्लास के बीच में ही होगा तो ये आपका होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जून 2014 के क्वेश्चन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके
रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो हमने आपको मानक संदर्भित नॉर्म टूल्स पढ़ाए थे, परीक्षण पढ़ाए थे, नॉर्म रेफरेंस एवेल्युएशन पढ़ाए थे और आपको क्राइटेरियन रेफरेंस एवेल्युएशन पढ़ाए थे। तो ये उसी की बात हो रही है, मापदंड संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण। तो मापदंड संदर्भित परीक्षण क्या होता है, इसमें क्राइटेरिया निर्धारित हो जाता है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, क्राइटेरिया होता है कि इस क्राइटेरिया तक हमारे शिक्षा के उद्देश्य पूरे होने चाहिए, ठीक है। और सामान्य संदर्भित परीक्षण या मापदंड संदर्भित परीक्षण में क्या होता है कि यहाँ पर हम अपना क्या कर देते हैं कि एक नॉर्म, ठीक है, नॉर्म डिसाइड कर देते हैं या मानक डिसाइड कर देते हैं कि इस मानक तक आपको पहुँचना ही पहुँचना है। यदि ये मानक जो निर्धारित मानक रखा गया है उस निर्धारित मानक तक आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप क्या अपने शिक्षा के लिए पूरे नहीं आप माने जाएंगे, आपकी शिक्षा का उद्देश्य जो है पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं इसमें एक मापदंड रख दिया जाता है, क्या रख दिया जाता है, एक नॉर्म निर्धारित कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम सामान्य संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं या निकष संदर्भित परीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ये आपका, ठीक है, ये आपका ए होगा, मापदंड संदर्भित परीक्षण, ठीक है। मतलब कि एक यहाँ पे मानक निर्धारित कर दिया गया। अब जैसे जो हाई स्कूल की परीक्षा होती, 12 इंटर की परीक्षा होती, तो एक इनमें मानक निर्धारित होता है कि जिसका 60% आएगा वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे और जिसका 40% आएगा वो सेकेंड कैटेगरी में आ जाएंगे या 60% से नीचे आएगा। तो इस तरीके से एक मानक, तो उस जो मानक है आपको वो पूरा करना होगा, तभी आपके शिक्षा के उद्देश्य पूरे होंगे। यदि आप एक पास और फेल के लिए एक मानक निर्धारित कर दिया जाता है, 33% में मान लीजिए पास होते हैं और 33% से यदि आपके नीचे आते हैं तो आप फेल मान लिए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो आपका मापदंड, ठीक है, जो नॉर्म है वो आपकी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है या बताता है कि आपकी शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हुई है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। थैंक यू। आज के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन आपके करा दिए हैं, जो भी आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 7 के पार्ट सी की, ठीक है।